दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ एन ऐसे, आप इसको समझ लें, जो उसने ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में लिखा। सबसे पहले वो ट्रेडिशन की बात करता है कि ट्रेडिशन होती क्या है। दैट इज़ द पास्टनेस ऑफ पास्ट। ठीक है, कि जो पास्ट में फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रामा को फॉलो करते हैं या ट्रेजेडी को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हम पास्टनेस ऑफ पास्ट कहाँ जाएंगे, हम ग्रीक ट्रेजेडी को खोलेंगे और हम देखेंगे कि भाई ट्रेजेडी ऐसी होती है। फिर उसके मुताबिक या तो मॉडर्न ट्रेजेडी बनती है या फैटलिस्टिक ट्रेजेडी बनती है। उसको देखते हुए, उस पास्टनेस ऑफ पास्ट को देखते हुए एक इंडिविजुअल टैलेंट क्रिएट कर होता है, जिसको हम कहेंगे कि भाई अब ये मॉडर्न ट्रेजेडी थी। मॉडर्न ट्रेजेडी में एज कम्पेयर टू ग्रीक ट्रेजेडी हम क्या देखते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी में भाई सारे किंग्स एंड क्वींस होते हैं, और गॉड्स एंड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट होता है। यही सारी चीज़ें से थी ना, जाइंट्स का कॉन्सेप्ट था, फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। फिर हमने हार्डी की ट्रेजेडी पढ़ी, हार्डी की पेसिमिस्टिक टोन पढ़ी, उसकी ट्रेजिक थ्योरी पढ़ी, फिर हमने मार्लोवियन ट्रेजेडी पढ़ी। तो व्हाट इज दिस? अब क्या है कि ये जो ट्रेजेडीज, अगर हम फॉर एग्जांपल इसी को एक ट्रेडिशन लेते हैं कि हम ट्रेडिशन में ट्रेजेडी को एज अ ट्रेडिशन ले लेते हैं, तो हम सबसे पहले ये ऐसे नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी ट्रेजेडी लिख दूंगी, बल्कि मुझे सबसे पहले क्या चीज़ कंसल्ट करनी पड़ेगी कि ट्रेजेडी होती क्या है और इसकी रूट्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बेसिक्स क्या थी। तो मैं कहाँ पे जाऊँगी, मैं ग्रीक आर्ट की तरफ जाऊँगी, मैं ग्रीक लिटरेचर की तरफ जाऊँगी, मैं अरिस्टोटल पोइटिक्स खोलूँगी और फिर मैं देखूँगी अच्छा ट्रेजेडी ऐसे लिखता है। सही। अब आ गया इंडिविजुअल टैलेंट आज का, इनोवेशन। ठीक है, इंडिविजुअल टैलेंट इज बेसिकली माय टैलेंट। ठीक है, मैंने अब ट्रेजेडी लिखनी है तो मैं अब उसको किस तरीके से लिखूंगी। अब यहाँ पे मेरा टैलेंट कंसीडर होता है। हुआ ये था टी एस इलियट के दौर में, जैसे हमने कहा ना कि स्टीफन गॉसन ने एक पोइट्स को रिव्यू कर दिया था, और उस वक्त फिलिप सिडनी ने कहा था कि इंग्लैंड हैज प्रूव टू बी द स्टेप मदर ऑफ द पोइट्स। पोइट्री की वो स्टेप मदर बन गई थी और लाफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन बन गया था पोइट्री। इसी तरीके से जो आर्ट फॉर्म है उसने अपनी जो साख है उसको खो दिया था। हर कोई अपनी मर्जी से ही एक टैलेंट बना लेता था, हर कोई अपनी मर्जी से ही एक आर्ट क्रिएट कर लेता था, जिसकी वजह से ये जो लिटरेरी आर्ट है, जो जिसको हम राइटिंग आर्ट कहते हैं, राइटिंग फॉर्म में जो चीज़ आती है वो एक फन बन गई थी। फॉर एग्जाम्पल आज मीडिया भी देखे फन बन गया। हर तरह का वो मीन भी कोई होता है ना कि मियाँ ने बीवी को थप्पड़ मार दिया, वो भी मीडिया पे आ जाता है, इसका कोई काम है मतलब। तो इतनी छोटी छोटी सी बातें पर्सनल लोगों की लाइफ लेके वो मीडिया पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट इज दिस? इसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी का फॉल स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हम हर मेन चीज को थ्रू द मीडिया, थ्रू द राइटिंग फॉर्म या थ्रू द विजुअल फॉर्म, विजुअल आर्ट जो भी है हमारा, जैसे मीडिया है, टीवी है, केबल है, या हमारा इंटरनेट है जिसके ऊपर हर चीज़ ही आ जाती है, तो होता क्या है कि सोसाइटी का फॉल स्टार्ट होता है और वो जो असल में जो आर्ट होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो डैमेज हो जाती है। जैसे फिलिप सिडनी ने कहा ना कि भाई पोइट्स का लोगों का कसूर था कि उन्होंने पोइट्री को गलत यूज किया था, पोइट्री इटसेल्फ ऐसी नहीं होती। सेम इज द केस, फिलिप सिडनी, टी एस इलियट भी यही कहता है कि भाई ये जो आर्ट है वो अपना स्टैंडर्ड खो देता है अगर हम पास्टनेस और पास के साथ उसको लिंक नहीं करते। हर कोई अपनी मर्जी से ट्रेजेडी क्रिएट नहीं कर सकता, हर कोई अपनी मर्जी से जो है मतलब कि मेरी मर्जी देखे, नेकी हर हर इंसान की अगर सेल्फ क्रिएटेड नेकी होगी तो दुनिया तो तफरकों में बढ़ जाएगी, दुनिया में तो फसाद हो जाएगा। अगर मैं ये सोचूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे आज का भी दौर है, ऐसा ही हो गया है कि भाई ये उसका अपना रिलीजन, उसका अपना मैटर है। ठीक है, वो करे या ना करे, माँ बाप कह देते हैं बच्चों की मर्जी है जी, पढ़ते हैं नमाज नहीं पढ़ते, हमने तो सिखा दिया। सही है, वैसे स्कूल जाने के लिए 7 बजे उठा देंगे और उसको बाउंड करेंगे कि तुमने 7 बजे स्कूल जाना है, नमाज के लिए बाउंड नहीं करेंगे। तो जैसे नेकी का एक स्टैंडर्ड है ना कि नेकी सिर्फ वो नेकी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ नेकी है, जो अल्लाह अल्लाह के हिसाब से नेकी है, असल में उसको नेकी कहते हैं। नेकी आपके और मेरे हिसाब से नेकी थोड़ी है। ठीक है, मैंने मान लिया कि शराब हलाल है तो हलाल थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ प्रोहिबिटेड है वो प्रोहिबिटेड ही रहेगी। ठीक।
तो इसी तरीके से जो ट्रेडिशन होती है, जो पास्टनेस ऑफ पास्ट होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है, उसके हिसाब से हम एक इंडिविजुअल टैलेंट क्रिएट करते हैं। अगर तो हमारा जो एक इंडिविजुअल है वो टैलेंट जो है वो बताता है, मतलब उसका जो टैलेंट है वो अब ये नहीं है कि हम फजूल किस्म के गाने लिखना शुरू कर दें, मीन लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दें, बल्कि हमारा टैलेंट क्या है कि हम उन स्टैंडर्ड्स को मीट करें जो होमर और लाइड के थे, जब मिल्टन के थे। ठीक है, तो फिर असल में हमारा जो टैलेंट है वो असल टैलेंट होगा। हाँ जी बेनिश, क्या पॉइंट ऐड करना बेटा, बताइए। मैम अभी रिसेंटली मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च मतलब की थी। तो कुरानिक साइकोलॉजी जो है उसके अकॉर्डिंगली एक पॉइंट यहाँ पे मेरे पास आ रहा था कि जैसे कुरान में आपको बताया जाता है कि आपने लिमिटेड करना है अपनी ख्वाहिशात को। हम्म ऑन द कॉन्ट्ररी आपको अगर यहाँ मतलब as in जो हम करंटली साइकोलॉजी देख रहे हैं, जो कि वर्ल्डली साइकोलॉजी बताई जाती है, वो ये कही जाती है कि डू वट एवर यू लाइक। हम्म जिससे होता यह है कि कुछ चीजें जो दूसरों के लिए अच्छी होती हैं और जो वो खुद अपने लिए अच्छी समझ रहे होते हैं वो दूसरों के लिए गलत होती हैं। हम्म और एट द एंड वो एक कैटेस्ट्रॉफी आपके सामने आ जाती है कि जब हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है तो फिर एट द एंड आप कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ आप एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि वो एक ट्रॉमा सा आपके इर्द गिर्द क्रिएट हो जाता है, एक सब फस क्रिएट हो जाता है, इजंट इट? एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो फिर क्या होता है कि वो एक फर्स्ट सा क्रिएट हो जाता है इन अ सोसाइटी। आप देखिए अभी भी आज आप सॉन्ग्स की अगर मैं बात करूं तो आज मीडिया पे अजीब अजीब सॉन्ग्स आ रहे हैं। ठीक है, एक वो भी सॉन्ग है ना, पापा का बैंड बजा दे। ठीक है, तो आपको नहीं लगता दैट इज अ रियली वेरी मेन लैंग्वेज, और इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर कैटेस्ट्रॉफी जो है वो देखने में आएगा, जब बच्चा जो है अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा। तो बेसिकली इंडिविजुअल टैलेंट इन इट्स इंडिविजुअल टैलेंट, अगर वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है जो कि असल में स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, एपिक इन इटसेल्फ इज एन एपिक इफ इट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ होमर लाइड एंड वर्जिल्स एनीड, तो फिर तो हम उसको एपिक कहेंगे, अदरवाइज हम उसको एपिक नहीं कहेंगे। तो इंडिविजुअल टैलेंट भी उस सूरत में इंडिविजुअल टैलेंट है अगर वो उन स्टैंडर्ड को जो है वो मीट करता है, अदरवाइज वो इंडिविजुअल टैलेंट नहीं है। सही। अच्छा, इसमें वो पास्टनेस ऑफ पास्ट की बात करता है और वो मैंने अभी आपको बता दी। फिर एक और चीज आती है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। बेटा आप लोगों के दो सवाल आते हैं, दो ही सवाल करने होते हैं, और तीसरा जो सवाल है वो है टीएस इलियट एज अ क्रिटिक। ठीक, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का या तो ओवरऑल खुद से एक सवाल आता है कि जी आपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का कुछ भी घुमा फिरा के आ जाता है, उसकी कोई कोट आ जाती है और आपने उस हिसाब से उसको जो है वो सॉल्व करना होता है। नंबर टू जो है इसकी इम्पर्सनल थियरी। ठीक है, और वो उसने किसके ऑपोजिट लिखी थी, उसने वर्ड्सवर्थ पोइट्रिक डिक्शन के ऑपोजिट लिखी थी। वर्ड्सवर्थ ने कहा था पोइट्री इज द इमोशनल फ्लो ऑफ सॉरी पोइट्री इज द फ्लो ऑफ इमोशंस, जो कि इंसान को कब हासिल होता है, जब वो ट्रैंक्विलिटी में होता है। ठीक है, तो वो फ्लो ऑफ इमोशंस है। लेकिन इसने कहा था अपनी इम्पर्सनल थियरी में कि असल में आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट होता है जो अपने इमोशंस को, पर्सनल इमोशंस को निगेट करके किसी और दुनिया में चला जाता है। जैसे उसने जॉन कीट्स की मिसाल दी। ठीक, वो कहता है कि जी भाई जॉन कीट्स जो है ऑड टू नाइटिंगेल में, जब वो नाइटिंगेल की आवाज सुनता है तो वो नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता है। उसने अपनी पर्सनैलिटी को निगेट कर दिया। वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर जाता है और वो पोइट्री क्रिएट करता है। असल में पोइट्री यही होती है। ठीक है, जबकि वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था, वो कहता था नहीं वो तो इमोशनल फ्लो होता है थॉट्स का, तो इसने कहा था नहीं वो इमोशनल फ्लो ऑफ थॉट्स नहीं होता। असल में इंडिविजुअल टैलेंट जज ही तब होता है, उसका अपना टैलेंट, जब वो अपने आप को इम्पर्सनल करके, ये एक शायर की एक खास खसूसियत होती है कि वो अपने आप को निगेट करके बीइंग एन ऑब्जर्वर वो टोटली ऑब्जेक्टिव हो जाता है। उसमें सब्जेक्टिविटी यानी कि उसकी पर्सनल फीलिंग्स कुछ भी नहीं रहती, और वो एक और दुनिया के अंदर चला जाता है। जॉन कीट्स के अंदर ना ये इम्पर्सनल टैलेंट बहुत ज़्यादा था।
वो जब अर्न को देखता है तो अर्न की दुनिया में चला जाता है। वो जब एक क्या कहते हैं नाइटिंगेल की आवाज़ सुनता है तो वो नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता है। वो जब ऑटम को देखता है तो ऑटम हालांकि खिज़ां का मौसम है जो कि सैड टोन में होना चाहिए, लेकिन वो उसकी ब्यूटी को बयान करता है, तो उसको पोएट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता था कि जो चीज़ अगली इन नेचर है, जॉन कीट्स उसमें ब्यूटी फाइंड आउट कर लेता था। सही। तो फिर क्या हुआ, ये उसका इम्पर्सनल टैलेंट है कि उसकी अपनी ज़ात नहीं है। अब इसमें ऑटम है तो वो सिर्फ ऑटम की बात कर रहा है, उसकी अपने अंदर ज़ात नहीं है उसकी। ठीक है, उसी ऑटम की खूबसूरती को वो बयान करता है। नाइटिंगेल की दुनिया में नाइटिंगेल की बात करता है। अर्न देखता है तो अर्न के ऊपर जो जो चीज़ें एनग्रेव्ड हुई हुई हैं, एनकार्व्ड हुई हुई हैं, वो उनको डिस्कस करना शुरू कर देता है। सही। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द इम्पर्सनल पोइट्री। जॉन कीट्स की आपको पोइट्री पढ़ाऊंगी, यू विल कम टू नो कि उसकी पोइट्री कितनी ज़्यादा इम्पर्सनल है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को निगेट कर देता है। सही। तो ये दो चीज़ें हैं, दो मेन पॉइंट्स हैं जो वो उसने यहाँ पे इस टोटल ऐसे के अंदर दिखाए हुए हैं। और उसी से रिलेटेड उसके अंदर जितने भी, जैसे हमने फिलिप सिडनी की कुछ कोट्स पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि कोट्स को लेके भी वो एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से टी.एस. इलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में भी आपसे ये पूछ सकते हैं। चलिए जनाब शुरू करते हैं अपना लेसन। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखें लिखा हुआ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, थॉमस टर्न इलियट 1888 से 1965। The essay tradition and individual talent may be regarded as an unofficial manifesto of Eliot's critical creed, for it contains all the critical principles of Eliot. The essay is divided into three parts. The first part gives us Eliot concept of tradition. अच्छा, ये डिवाइड हुआ हुआ भाई तीन पार्ट्स में। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन है, सेकंड पार्ट थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री है, पोइट है ऑन शॉर्ट, थर्ड पार्ट इज द कंक्लूजन, द होल डिस्कशन। T.S. Eliot began his essay by pointing out that word tradition is generally regarded as a term of censure. He says the word tradition sound disagreeable to the English ears. और वो क्या कहता है कि ये word tradition है ना, ये साउंड करता है डिसएग्रीएबल टू इंग्लिश ईयर्स। इंग्लिश ईयर्स से शायद ये डिसएग्रीएबल है, यानी कि इंग्लिश एरा ने जो है शायद इस ट्रेडिशन को वो भूल गए, इसलिए वो उन स्टैंडर्ड्स को, उस आर्ट फॉर्म के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे जो कि होने चाहिए। ठीक है। When the English praise a poet, they praise him for the aspect of his work which are most individual and original. जब इंग्लिश प्रेज करते हैं एक पोइट को तो वो प्रेज करते हैं अब उसके उन वर्क्स के हिसाब से जो कि मोस्ट इंडिविजुअल है। इंडिविजुअलिटी क्या होती है, मखसूसियत, खासियत। ठीक है, एक इंसान इंडिविजुअल है, अपनी मिसाल आप है और ओरिजिनल है। ठीक। They suppose that his chief merits lie in such part. The undue stress on individuality shows that English have an uncritical bent of mind. और वो क्या कहता है, ये undue stress जो है इंडिविजुअलिटी, वो ये शो करता है कि इंग्लिश का एक अनक्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड है, कि वो अनक्रिटिक। देखिए क्रिटिक से क्या होता है, क्रिटिक से क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, जब हमारे ऊपर तनकीद होती है ना, तनकीद बराए तनकीद होती है, तो उससे क्वालिटी बढ़ती है। वो कहता है कि इंग्लिश ने जो है वो हर तरह का ही टैलेंट इन कर दिया, उनकी अनक्रिटिकल बैंड ऑफ माइंड हो गया। ठीक है, हर तरह का, कोई अगर ये कह दे कि पापा का बैंड बजाते तो वो भी जायज़ है। ठीक। तो दे प्रेज द पोइट फॉर द रॉन्ग थिंग, तो वो प्रेज करते हैं पोइट को रॉन्ग थिंग के लिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि भाई इस तरह के जैसे सॉन्ग्स की मैं बात करती हूँ, टी.एस. इलियट की आप छोड़ें, वो जो मैंने आपको फिलिप सिडनी में कुछ सॉन्ग्स के रेफरेंस दिए थे, इवन हमारे एड्स में आ रहा होता है, सोनिया कोका कोला पिला दें। हम अनक्रिटिकल हो गए हैं हमारे लिए। मतलब कैन यू थिंक सो कि इस तरह की पोइट्री किसी एड में भी यूज होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है, तो वो कहते हैं दे प्रेज द पोएट फॉर द रॉन्ग थिंग। अब हमें जो है इस तरह के एड, अभी पिछले दिनों देखें वो जो एक आया हुआ था, वो जो मीम बनी हुई थी कि पार्टी हो रही है,
ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और ये पार्टी हो रही है। उसके ऊपर कितनी मीम्स बनाई गई और फजूल में लोगों ने अपना वक्त ज़ाया किया। और लोग शायद ये करके अपना एक टैलेंट शो कर रहे थे, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है वो भी इसी में मीम बनाने लगा हुआ है, जिसको वीडियो एडिटिंग आती है वो भी मीम बनाने लगा है। और तो और स्नैपचैट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इवन लड़कियों ने उसी तरह की मीम्स बना के अपनी वीडियोस बना के शेयर की हुई थी। इज दिस द टैलेंट? क्या इतनी मीन चीज को हाईलाइट करना मीडिया पे जरूरी था? क्या लोगों के पास इतना वक्त है कि उन्होंने हर चीज को हंसी मजाक और एंजॉयमेंट बना के रख दिया? ये बेटा उन गानों का कमाल है, उस पोइट्री का कमाल है जो मीडिया पे आ चुकी है। ठीक है, बोल के लब आजाद है तेरे। ठीक है, फ्रीडम के नाम पे बदतमीज हो जाना ये कोई तरीका नहीं होता। ठीक, so if they examine the matter critically with an unprejudiced mind, they will realize the best and most individual part of the poet's work that is shown the maximum influence of writer of the past. और अगर वो एग्जामाइन करें मैटर को क्रिटिकली एक अनप्रेजुडाइज माइंड के साथ, तो वो रियलाइज करेंगे कि बेस्ट और मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ पोइट वर्क वो है जो ये शो करता है, जो उस वक्त उस आर्ट के अंदर क्या शो होता है, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ राइटर ऑफ द पास्ट। पास्ट के मैक्सिमम देखिए, मिल्टन की अगर पैराडाइज लॉस्ट मशहूर हुई थी, किस बेस में मशहूर हुई थी? कि वो एपिक है, उसने एपिक ट्रेडिशन को फॉलो किया है। ठीक है, उसके अंदर हम कौन सी वो सिमिलीज उसने यूज की थी, होमर सिमिलीज। ठीक है, उसने एक ग्रैंड स्टाइल शो वो किया था। रीजन, इन्फ्लुएंस ऑफ द राइटर्स ऑफ द पास्ट हाउस एपिक के ऊपर, पैराडाइज लॉस्ट। दैट्स व्हाई उसने एक हॉलमार्क क्रिएट कर दिया था इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन अगर आज मैं ये कहूँ कि ये मेरी कार और ये मेरी पार्टी हो रही है, कैन यू इमेजिन कि क्या ये आर्ट किसी स्टैंडर्ड आर्ट को मीट करता है, या दिस इज जस्ट अ फन चीची एंड नथिंग एल्स, जिसके अंदर हमारी जनरेशन जो है वो कुछ सीख ही नहीं रही। ठीक है, ना तो उसको सुकून मिल रहा है इस तरह करके, सिवाय हंसी के और कह कहे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो दैट इज टोटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जो आर्ट वेस्ट करता है टाइम, तो वो असल में स्टैंडर्ड मीट ही नहीं करता। He says, if we approach a poet without prejudice, we shall often find that not only the best but the most individual part of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality most rigorously. Yes, वो कहता है अगर हम अप्रोच करते हैं पोइट को विदाउट प्रेजुडाइज, तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ वो द बेस्ट था, बल्कि जो मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट था उसके वर्क का, उसके आर्ट फॉर्म का, वो है जिसके अंदर ये जो डेड पोइट्स होते हैं, उसके जो एंसेस्टर्स होते हैं। एंसेस्टर्स किसे कहते हैं? जो पीछे जद्दी पुश्ती लोग, जो पुराने लोगों की बात होती है, एंसेस्टर्स। ठीक है, जहाँ से हमारी सकाफत चली आ रही होती है। assert their immortality most, उन्होंने assert किया अपनी immortality क्या? immortality of the art। ठीक है, अरिस्टोटल पोइटिक्स आज तक दोबारा से कोई नहीं लिख सका, ना उस जैसी कोई किताब लिख सका, वो इमोर्टल है। जॉन कीट्स की जो पोइट्री है, दैट इज द इमोर्टल आर्ट। ठीक है, उस तरह का आर्ट कोई नहीं लिख सका। तो दैट इज द इमोर्टैलिटी, वो स्टैंडर्ड्स मीट करता है। लेकिन आज अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी कार और ये पार्टी हो रही है, तो दिस इज नॉट द फॉर्म ऑफ द आर्ट, दैट इज जस्ट अ फन चीची एंड नथिंग एल्स। दैट इज नॉट मीटिंग द, अगर मैंने इस तरह की वीडियो बना के अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर दिया या अपनी फ्रेंड्स में शेयर कर दिया, तो ये कोई मेरा बहुत बड़ा अनोखा काम नहीं है भाई, ये मेरी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। ठीक है, बल्कि मैंने अपने आप को एक फजूल किस्म की एक्टिविटी में इंडल्ज कर लिया है। ठीक है, और जिसका ना कोई सर है ना पैर है। तो आफ्टर दिस इलियट कम्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेडिशन। अब वो जब ये चीज़ें सारी डिफाइन करता है कि भाई आज के दौर में ये सब कुछ हो रहा है, तो अब वो बताता है वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेडिशन, कि हमें ट्रेडिशन को क्यों फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हर आर्ट की, हर चीज़ की बेटा एक ट्रेडिशन होती है। ठीक है, और वो अपनी रूट से पहचानी जाती है। अगर पाकिस्तानी जो अपनी रूट्स भूल जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। इसीलिए आर्ट अगर, या जो टैलेंट होता है, अगर वो अपनी रूट्स भूल जाए, तो टैलेंट इन इटसेल्फ इज नॉट अ टैलेंट। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू इलियट ट्रेडिशन डज नॉट मीन द ब्लाइंड एडहेरेंस टू द वेज ऑफ द पास्ट। हमने ब्लाइंडली जो है फॉलो नहीं करना पास्ट को, बल्कि क्या करना है, इट वुड बी मेयर स्लैविश, ना ही ये कोई स्लैविश इमिटेशन है कि हम
शुरू हो जाए जी, ये मेरी कार और ये मेरी पार्टी हो रही है और हम इमिटेट कर रहे हैं उसको। A mere reputation of what has already been achieved, he believes that. और एक mere reputation, ना ही कोई mere reputation है जो कि उसने he already have been achieved, he believes that. मतलब कोई ये नहीं कि आपने उसको कॉपी कर देना है कि फिलिप सिडनी ने अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखा तो मैंने वैसे का वैसे इमिटेट करके और लिख देना, बल्कि क्या करना है, नोवेल्टी इज द बेस्ट बेटर देन रिपीटेशन। बजाय इसके कि हम उस आर्ट फॉर्म को रिपीट करें, हम उसमें नोवेल्टी क्रिएट करें, हम उसके अंदर एक इनोवेशन क्रिएट करें। जैसे पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने एक इनोवेशन क्रिएट की थी, उसने एपिक की ट्रेडिशंस को फॉलो जरूर किया था, लेकिन बट इन हिज ओन वे। ठीक है, उसने एक ग्रैंड जो है एक सब्जेक्ट लिया था और वो पैराडाइज का था, हेवन का था, बाइब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में उसने लिया था, और फिर उसने उस पर कुछ बुक्स लिखी थी। ठीक है, 11 उसने बुक्स लिखी थी। ये सेज दैट ट्रेडिशन इन द सेंस ऑफ पैसिव रेपुटेशन इज टू बी डिस्करेज। और वो ये कहता है कि ट्रेडिशन जो है सेंस ऑफ पैसिव कि भाई आप ऐसे ही बस रिपीट करे जा रहे हैं, टू बी डिस्करेज, इसको डिस्करेज होना चाहिए। मतलब वो तो फिर हम लकीर के फकीर हो जाएंगे। For Eliot, tradition is matter of much wider significance. He says that tradition, in true sense of term, cannot be inherited and can only be obtained by hard labor. This labor is the labor of knowing the past writer. It is the critical labor of knowing what is good and useful in the past. और ये जो लेबर है वो क्या है, इज लेबर ऑफ नोइंग द पास्ट राइटर्स। ये लेबर है। देखिए, मिल्टन ने भी अगर एपिक लिखी थी तो पहले उसने होमर एंड लाइड को पढ़ा था, वो उनसे इंस्पायर हुआ था, फिर उसने जाके, तो फिर अब क्या है, ये उसने मेहनत की ना, कि उसने पुराने राइटर्स को खोल के पढ़ा, उसने एंसेस्टर्स को पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर, यू विल फॉलो समवन इन द पास्ट, कि भाई मेरे जिंदगी में एक अच्छा उस्ताद आया था, मैं भी अपने उस्ताद को ही फॉलो करती हूँ। ठीक है, मैं भी बेटा अपने उस्ताद को ही फॉलो कर रही हूँ। तो क्या होता है कि हम इन द हिस्ट्री, कुछ लोग आते हैं हमारी जिंदगी में जिसको हम फॉलो करते हैं। तो हमें पता है कि एक उस्ताद जो है उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसने क्या, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास भी अगर कोई ट्यूटर आएगी, उसको मैं कुछ स्टैंडर्ड्स बताती हूँ कि बेटा ये स्टैंडर्ड्स होते हैं उस्ताद के। उस्ताद हर कोई थोड़ी होता है, उस्ताद तो कोई कोई होता है। और जब आप इस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हो, यू हैव टू मीट द स्टैंडर्ड। आपने कोई फजूल डीपी नहीं लगानी, आपने फजूल कोई प्रोफाइल नहीं लगानी, बिकॉज यू आर द टीचर। आपको देख के स्टूडेंट्स जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं, आपको देख के स्टूडेंट्स सुधर भी सकते हैं। तो वो जब ये देखेगा कि मेरी टीचर ही फजूल एक्टिविटीज़ में पड़ी हुई है, तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या बनेगा, वो तो सारा का सारा ही खेप खराब हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो एक बुरा उस्ताद जो है वो किस नेशंस को तबाह भी कर सकता है, और एक अच्छा उस्ताद नेशंस को बना भी सकता है। तो ट्रेडिशन कहाँ से आती है, पास्टनेस ऑफ पास्ट से आती है। तो ट्रेडिशन कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय दोज हु हैव हिस्टोरिकल सेंस, जिनके अंदर एक हिस्टोरिकल सेंस होती है। ठीक है, अपने खानदान की रिवायात को, अच्छी रिवायात को भूल जाना, ये कोई अक्लमंदी नहीं होती। ठीक इसी तरीके से अपनी रूट्स को भूल जाना, जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो जब हम अपनी रूट्स छोड़ देते हैं तो एवरीथिंग जो है वो खत्म हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी वो यही कहता था, हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन नॉट ओनली फॉर द पास्टनेस ऑफ पास्ट बट आल्सो ऑफ इट्स प्रेजेंस। ना सिर्फ पास्टनेस ऑफ पास्ट बल्कि उसकी प्रेजेंस, जो आज के दौर में भी पास्ट की प्रेजेंस है, हम उसको भी देखते हैं। वन हु हैज द हिस्टोरिक सेंस फील्स दैट द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर down to his own day, including the literature of his own country, forms one continuous literary tradition। और एक इंसान जिसके अंदर हिस्टोरिक सेंस होती है, वो क्या करता है, वो कहता है होल ऑफ लिटरेचर ऑफ यूरोप, जो चाहे वो होमर से लेके डाउन टू हिज ओन डे, आज के दौर तक की है, वो इंक्लूड करती है लिटरेचर ऑफ हिज ओन कंट्री। वही उसके अपने, जैसे हम कहते हैं ना, इल्म मोमिन की, हजरत अली का कौल है ना, इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, ये जहाँ से मिले इसको ले लो। फिर ये नहीं देखना कि वो मुस्लिम है या नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि जो इल्म है, अल्लाह ताला कौमों को उसकी इल्म की बिना पे इज्जतें देता है। वहाँ पे भी मुस्लिम है नॉन मुस्लिम की बात नहीं की, अल्लाह ताला उसको इज्जत दे देगा जिसके पास इल्म होगा, सिंपल इज दैट। और आज आप देख लें, तो इसी तरह यहाँ पे भी वो कहता है कि यूरोप जो है, एक इंसान उसके अंदर पास्टनेस ऑफ पास्ट होना चाहिए, और उसका इतना वास्ट ब्रॉड परसेप्शन होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए कि वो होमर से लेके आज तक की जितनी भी लिटरेचर है, अगर वो लिटरेचर से ताल्लुक़ रखता है तो उसको उन सारी चीज़ों को अपनी ही लिटरेचर समझना चाहिए, उसको अपनी ही कंट्री की लिटरेचर समझना चाहिए।
फॉर्म्स वन कंटिन्यूस लिटरेरी ट्रेडिशन। तो ये एक वन कंटिन्यूस लिटरेरी ट्रेडिशन को बनाता है। He thinks that past exists and present. Past हमेशा exist करता present में, and both the past and the present form one simultaneous order. The historical sense is the sense of timeless and temporal together. और ये जो historical sense है जिसकी वो बार बार बात करता है, इस पे भी बेटा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, historical sense जो है वो क्या है, sense of timeless and temporal है। टुगेदर। टाइमलेस क्या होता है, जो कि लाफानी चीज़ होती है, जो कि जद्दी पुश्ती चली आ रही होती है। टेम्पोरल हमेशा टेम्पोरेरी, जो कि टेम्पोरेरी होती है, ख़त्म हो जाती है। तो टाइमलेस और टेम्पोरल दोनों का कॉम्बिनेशन है। अकॉर्डिंग टू इलियड, इट इज़ द हिस्टोरिक सेंस विच मेक अ राइटर ट्रेडिशन। ये हिस्टोरिक सेंस ही होती है। देखिए, अगर मेरे अंदर हिस्टोरिक सेंस नहीं है, मैं कोई भी चीज़ अच्छी नहीं कर सकती। आपको देखिए, हमें इंग्लिश का पेपर भी हल करने के लिए एक पैटर्न की ज़रूरत है। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द पैटर्न, यू विल बी द फेलियर वन। ठीक है, तो हर चीज़ का एक पैटर्न होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है, उसी को हम हिस्टोरिक सेंस कहते हैं। A writer with the same tradition is fully conscious of his own generation, his place in present, but at the same time he is also acutely conscious of a relationship with the writer of the past. In short, the sense of tradition implies, अब ये sense of tradition होती क्या है? Recognition of the past is still, recognition of the continuity of literature, a critical judgment as to which the writer of the past is still significant in the present, and the knowledge of these significant writers through a hard and painstaking effort. Tradition represents the accumulated wisdom and experience of ages. तो ट्रेडिशन रिप्रेजेंट करती है accumulated wisdom और experience of ages को, therefore its knowledge is essential for really great and noble achievement. While emphasizing further on the value of tradition, Eliot says that no writer has its value and significance in the isolation. और फर्दर वो जब एम्फेसाइज करता है वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन को, इलियट क्या कहता है कि कोई भी राइटर उसकी वैल्यू और सिग्निफिकेंस, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अकेले में। नो वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस इन आइसोलेशन। बेटा, अकेले की कभी भी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, जब तक कि हम एक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। टू जज द वर्क ऑफ अ पोएट और एन आर्टिस्ट, वी मस्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट हिज वर्क विद द वर्क ऑफ द पास्ट। एक क्वालिटी जो है वो पाने के लिए, एक आर्टिस्ट की क्वालिटी को जज करने के लिए हमें उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना पड़ता है वर्क ऑफ पास्ट को। सच कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ रियल वर्ल्ड and significance of the new writer and his work. Eliot's concept of tradition is dynamic one. According to his view, tradition is not anything fixed and static. It is constantly changing. Traditions change hoti rehti hai, growing and becoming different from what it is. A writer in the present must seek guidance from the past. However, he must try to conform to literary tradition. But just as the past directs and guides the present, so the present alters and modifies the past. देखिए, अगर पास्ट जो है गाइड करता है और डायरेक्ट करता है प्रेजेंट को, इसी तरीके से प्रेजेंट भी ऑल्टर हो जाता है और मॉडिफाई करता है पास्ट को। जो न्यू टैलेंट होता है वो पास्ट के अंदर ही थोड़ी सी इनोवेशन हो जाती है, ठीक, तो दोनों एक दूसरे को ऑल्टर करते हैं। व्हेन अ न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड, इफ इट इज रियली न्यू एंड ओरिजिनल, द होल लिटरेरी ट्रेडिशन इज मॉडिफाइड। अगर वो रियली न्यू होता है और ओरिजिनल होता है तो एक होल लिटरेरी ट्रेडिशन मॉडिफाई होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, पहले हमने ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ी, फिर हमने शेक्सपियरन ट्रेजेडी पढ़ी, फिर हमने मार्लोवियन ट्रेजेडी पढ़ी। ठीक है, पास क्या था, ग्रीक ट्रेजेडी, उसके अंदर फिर इनोवेशन हुई तो शेक्सपियरन ट्रेजेडी बन गई जो फुल ऑफ रिवेंज, जिसको हम रिवेंज ट्रेजेडी भी कहते हैं। तो वो जो है वो जानी जाती है। अब हम क्या कहते हैं, भाई ये शेक्सपियरन ट्रेजेडी है, ये मार्लोवियन ट्रेजेडी है, ये रिवेंज ट्रेजेडी है। ठीक है, तो फिर हम क्या, हाँ ये रिवेंज प्लेस है। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को हम क्या कहेंगे कि ये जी ब्लैक कॉमेडी है। ठीक, तो फिर क्या है कि वो जो है जो न्यू ओरिजिनल और होल लिटरेरी ट्रेडिशन मॉडिफाई हो जाती है। उसके बाद भी कितनी ब्लैक कॉमेडीज बनी, ठीक, दो वेरी स्लाइटली। इलियट सेज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, आपको पता है चौसर की एज को चौसेरियन एज भी कहा जाता है। तो क्या हुआ, विद द इनोवेशन ट्रेडिशन ही चेंज हो गई। सही, तो क्या होता है, तो वो इनोवेशन के साथ इसी तरीके से क्या हुआ कि पहले क्लासिकल था, फिर इमेजिनेटिव लिटरेचर आई, फिर उसके बाद रियलिज्म उसके एंटी आ गई।
तो ऑल्टर चलता रहता है। फिर मॉडर्निज्म आया, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आया, कॉलोनियलिज्म, फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो क्या होता है कि ये ट्रेडिशंस आपस में एक दूसरे को अल्टर करती रहती हैं। तो इलियट सेज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट इज नॉट वन साइडेड, इट इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये रेसिप्रोकल है, ऑपोजिट है। जैसे मैंने अभी कहा ना, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, कॉलोनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म। इसी तरह रियलिज्म के ये जो रियलिज्म के जवाब में जो है क्या आया, इमेजिनेटिव लिटरेचर आया, इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म इज द ऑपोजिट ऑफ द रियलिज्म। सही। तो वो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को पहले बताया जा रहा था, फिर उसके ऑपोजिट आना शुरू हो जाता है। द पास्ट डायरेक्ट द प्रेजेंट एंड इटसेल्फ इज मॉडिफाइड एंड ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंट। Eliot says the existing monuments form an ideal order among themselves. वो कहता है कि ये जो एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स एक्चुअली वो मॉन्यूमेंट कहते हैं जो ट्रेडिशन या एक सकाफत जो है वो डेवलप हो जाती है, जो पंजे गाड़ जाती है एक सोसाइटी के अंदर। मॉन्यूमेंट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को कहते हैं, जैसे इस्लामाबाद में मॉन्यूमेंट बना हुआ ना, तो क्या उसके अंदर ट्रेडिशन जो है वो दिखाई गई है। तो एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स फॉर्म एन आइडियल ऑर्डर। वो एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक आइडियल ऑर्डर जो है वो फॉर्म करते हैं अमॉन्ग देमसेल्फ, व्हिच इज मॉडिफाइड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वर्क ऑफ आर्ट अमॉन्ग देम। The existing order is complete before the new work arrives. With the introduction of the new work, the whole existing order must be, though very slightly altered. Every great poet like Virgil, Dante, or Shakespeare adds something to the literary tradition out of which the future poetry will be written. The work of a poet in the present is compared and contrasted with works of past, and it is judged by the standard of the past. But this judgment does not mean determining good or bad. It does not mean deciding whether the present work is better or worse than the works of past. Though an author in the present is certainly not to be judged by the principle and standard of the past, yet the comparison is made for the purposes of analysis and for forming a better understanding of the new. तो अब क्या होता है कि भाई जो वर्क ऑफ पोइट होता है इन द प्रेजेंट, उसको कंपेयर और कंट्रास्ट किया जाता है पास्ट के साथ, जिसको हम पास्टनेस ऑफ पास्ट भी कहते हैं, और इसी को हम हिस्टोरिकल सेंस कहते हैं। और इसको जज किया जाता है बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द पास्ट। और ये जो है जजमेंट, ये ना तो डिटरमाइन करती है गुड और बैड को, बट इट डज नॉट मीन डिसाइडिंग वेदर द प्रेजेंट वर्क इज बेटर और वर्स देन द वर्क ऑफ द पास्ट। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखेंगे पास्ट वाला ज़्यादा बेहतर था या प्रेजेंट वाला ज़्यादा बेहतर था, बल्कि क्या होता है, दो एन ऑथर इन द प्रेजेंट इज सर्टेनली नॉट टू बी जज बाय प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द पास्ट। के प्रेजेंट जो होता है सर्टेनली उसको जज नहीं किया जाता बाय द प्रिंसिपल स्टैंडर्ड, येट कंपैरिजन क्या है, मेड फॉर द पर्पसेस ऑफ द एनालिसिस एंड फॉर्मिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू, परफॉर्म करता है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग। मोर ओवर दिस कंपैरिजन, अब ये क्या होता है, ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट ये नहीं होता कि भाई कौन सा बेहतर है या कौन सा कम बेहतर है, बल्कि क्या होता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू वन हम कर सकते हैं। देखिए जब मैं बात करूंगी ना रोमांटिसिज्म की, कि इसके ऑपोजिट, और रोमांटिसिज्म क्या है, एक इमेजिनेटिव लिटरेचर है, ठीक है। और उसके ऑपोजिट जब मैं रियलिज्म की बात करूंगी आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आप कहेंगे अच्छा वो अगर इमेजिनेशन एक ऐसी दुनिया में चले जाना है जिसका रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, तो रियलिटी एक ऐसी दुनिया की बात है जो कि रियल है। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट से क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक। उसका मतलब ये नहीं होता कि रियलिज्म ज़्यादा बेहतर थी या इमेजिनेटिव लिटरेचर ज़्यादा बेहतर थी। मोर ओवर दिस कंपैरिजन इज रेसिप्रोकल। अब जैसे मैंने आपको रियलिज्म और इमेजिनेशन का रेसिप्रोकल बताया, अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए ना, ऑपोजिट हो गए। द पास्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड इन द सेम वे इट थ्रोज लाइट ऑन द पास्ट। इन दिस वे वी कैन फॉर्म एन आइडिया ऑफ व्हाट इज रियली इंडिविजुअल एंड न्यू। फिर हम जब कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं तो हम फिर देखते हैं कि भाई ये तो इसके अंदर रियली, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि देखें टी.एस. इलियट ने जो अपनी इम्पर्सनल थियरी है वो वर्ड्सवर्थ की थियरी के जवाब में लिखी थी, उसने उसका एंटी लिख दिया उसने। अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, सही। तो न्यू इलियट नाउ इलियट एक्सप्लेन फर्दर व्हाट ही मीन्स बाय सेंस ऑफ ट्रेडिशन। अब वो आपको बताएगा कि सेंस ऑफ ट्रेडिशन असल में है क्या। द सेंस ऑफ ट्रेडिशन डज नॉट मीन दैट द पोएट शुड ट्राई टू नो द पास्ट एज अ होल. Such a labor is impossible as an undesirable. The past must be examined critically, but only the significant in it should be acquired.
The sense of tradition does not also mean that poet should know only a few poets whom he admires. सेंस ऑफ ट्रेडिशन ये नहीं है कि भाई हम बस अपने ही चंद एक पोइट्स हुए जिनको हम जानते हैं और बाकियों को हम नहीं जानते, या हम उनके बारे में जानना भी पसंद ना करें, बल्कि क्या है, इट विल बी अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी एंड इन एक्सपीरियंस। अगर हम ऐसा करते हैं कि चंद एक पोइट्स को हम एडमायर करते हैं, बाकियों को नहीं करते, तो ये हमारे इमेच्योरिटी और इनएक्सपीरियंस है, बिकॉज हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी लेवल है ही नहीं, एक्सेप्टेंस लेवल है ही नहीं। नाइदर शुड बी अ पोइट, neither should a poet be content merely to know some particular age or period which he likes, though it will be pleasant and delightful, yet it will not constitute a sense of tradition. A sense of tradition in the real sense means कॉन्शियसनेस ऑफ द मेन करंट। मेन करंट यानी कि आपके उस प्रेजेंट दौर के अंदर जो हो रहा है, हम उसके बारे में कॉन्शियस हैं। जैसे हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखते हैं ना, CSS के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इसी तरीके से कॉन्शियसनेस ऑफ द मेन करंट, आज के दौर में क्या हो रहा है, which does not all flow invariably through the most distinguished reputation, जो कि अब इसमें ये नहीं है which does not all flow invariably कि जी मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रेपुटेशन सिर्फ हम उनको ही देख रहे हैं, ठीक है, बल्कि हमने क्या करना, कॉन्शियस ऑफ द मेन करंट। मेन करंट में जो भी आ रहा है हमने उसको देखना है, उसको हमें उसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए कि रादर इट इज राइट और रॉन्ग। In other words, to know the tradition, the poet must judge critically what are the main trends and what are not. अब पोइट को ये जज करना होता है कि भाई मेन ट्रेंड्स क्या हैं और क्या नहीं है, इंसिडेंटल और टॉपिकल। He must possess the critical gift in measuring. He must also realize the main literary trends are not determined by the great poets alone. Smaller poets are also significant. They are not to be ignored at all. The poets must also realize that art never improves, though its material never remains the same. वो कहता है आर्ट जो है कभी भी इम्प्रूव नहीं होता क्योंकि उसका मटेरियल कभी भी सेम नहीं होता। द माइंड ऑफ यूरोप में चेंज, बट दिस चेंज डज नॉट मीन दैट द ग्रेट राइटर्स लाइक शेक्सपियर एंड होमर हैव ग्रोन आउटडेटेड एंड लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस। माइंड ऑफ यूरोप चेंज हो सकता है, लेकिन शेक्सपियर और होमर जो है वो आउटडेटेड नहीं हो सकते, उनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। द ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट नेवर लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस, फॉर there is no qualitative improvement in the art. There must be refinement and development, but from the point of view of artists, there is no improvement.